नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक संगीतकार की तरह ही राजनीतिक पार्टियों के पास भी बस गिने चुने कुछ सुर होते हैं और चुनाव दर चुनाव उन्हें उन्हीं सुरों के सहारे नई नई धुनें बनानी पड़ती हैं। और देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे ही सुर का नाम है ओबीसी वोटर, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 41%, 41% कुल आबादी का वोटर इसी समुदाय से आता है। आ, अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है ना, इन दिनों उन्होंने दिया है पीडीए, उसका जो सबसे पहला शब्द है पी, जिसका मतलब है पिछड़ा, वो यही ओबीसी वोटर है जिसे वो साधने में लगे हुए हैं। अब चूंकि 41% वोटर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है, तो तमाम पार्टियां इस वोटर को लुभाने के लिए अपने अपने राग अलाप रही हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि ओबीसी किसी एक जाति समुदाय का नाम नहीं है। ओबीसी एक समुदाय है जिसके भीतर 75 से ज्यादा जातियां आती हैं। वो तमाम जातियां ओबीसी गिनी जाती हैं और वो अपने अपने इलाके, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने नेता के हिसाब से वोट करती हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग होने के बावजूद, एक बेहद उलझा हुआ के बाद भी एक उलझा हुआ एक राजनीतिक वोट का हिस्सा है। और इसीलिए तमाम पार्टियों को इसे लुभाने के लिए इतनी मशक्कत भी करनी पड़ती है। अब ताजा बात करें तो बीजेपी ने आज अपने सबसे बड़े ओबीसी नेता रहे, एक जमाने में सबसे बड़े ओबीसी नेता रहे कल्याण सिंह के नाम पर हिंदू गौरव दिवस मनाया। वहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे अलीगढ़ में। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में पिछड़ा सम्मेलन कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए बनाम इंडिया और पीडीए की इस ताजा सियासत में उत्तर प्रदेश का ये ओबीसी वोटर किसे वोट देगा, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से कुमार अभिषेक, हमारे एडिटर ब्यूरो चीफ, साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर रविकांत भी लखनऊ से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं कुमार अभिषेक आपसे ताजा हालात जान लेता हूं कि बीजेपी ने अपने बड़े ओबीसी नेता कल्याण सिंह के नाम पर हिंदू गौरव दिवस मनाया। यानी उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक मिक्सचर कर दिया हिंदू प्लस ओबीसी का। और अखिलेश यादव भी पिछड़ा सम्मेलन मनाने में जुटे हुए हैं। पिछले कई महीनों से ये तमाम पार्टियां ओबीसी वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये बेचैनी बढ़ रही है या किसी एक एनडीए या इंडिया, इन दोनों में से किसी एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक गठबंधन की रणनीति कुछ आपको ज्यादा सॉलिड दिखाई दे रही है? किसे वोट देगा ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश का? कुमार अभिषेक। कुमार अभिषेक, ये तो बड़ा कठिन सवाल है नीरज कि ओबीसी एंड ब्लॉक किसे वोट करेगा। अगर आप देखें तो ओबीसी ने पिछले दो चुनाव में, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, मेजॉरिटी जो ओबीसी है, ओबीसी में तो फिर यादव भी आते हैं या ओबीसी में जाट भी आते हैं, जो कि आज के समय में निश्चित तौर पर बीजेपी से दूर खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, हालांकि कुछ हिस्सा इनका बीजेपी को मिलता रहा है। जाटों का एक बड़ा हिस्सा और यादवों का एक छोटा हिस्सा इनको मिलता रहा है, कम से कम लोकसभा के चुनाव में ज्यादा मिलता रहा है। तो दो चुनाव को अगर हम देखें तो दो चुनाव में तो बीजेपी इनका बड़ा हिस्सा ले गई। और मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया पार्टी नहीं मानता। मैं बीजेपी को फिलहाल इस वक्त की जो एक दशक की बीजेपी है, इसे मैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पार्टी कहता हूं, क्योंकि वो जो प्रभुत्व था वो अब कम है। आज के समय में ये ओबीसी की पार्टी ज्यादा दिखाई देती है, देश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। और उत्तर प्रदेश में भी जो एक वक्त था, वो वक्त भी अब नहीं है। चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हो, लालजी टंडन टंडन रहे हो, कालराज मिश्रा रहे हो, अब का वक्त अलग है। अ, अगर आज के दौर पे की हम बात करें तो 2024 किस तरीके से बदलेगा, अभी बहुत कहना, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि आखिर 2024 कौन सा करवट ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से पार्टियों ने ओबीसी को साधने की कोशिशें शुरू की हैं, खास करके आज जिस तरीके से अमित शाह मौजूद रहे अलीगढ़ की सभा में, खुद उन्होंने सभा की, मुझे लगता है कि
आज की सभा कहीं ज्यादा बड़ा संदेश देने के लिए थी, खास करके ओबीसी के सबसे बड़े नेता। मुझे लगता है कि बीजेपी में कल्याण सिंह से बड़ा ओबीसी नेता कोई नहीं हुआ। और नहीं, बीजेपी जो, मैंने अब तक रहे इसलिए कहा क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी हो गए हैं। हाँ नहीं ठीक बात है, सही बात है। हम्म। लेकिन अब अगर आप नरेंद्र मोदी को थोड़ा अलग रखें तो कल्याण सिंह से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई ओबीसी नेता हुआ। और जिस तरीके से आज की मीटिंग में अयोध्या के मूवमेंट की बात की गई, उस वक्त कल्याण सिंह के भाषणों की बात की गई, खास करके उन्होंने जिस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जिस तरीके की हिदायतें दी थी, और जिस बात को बड़े गर्व से कल्याण सिंह ने कहा। और 2024 में कि जनवरी में जब मंदिर का पुनरुद्धार के बाद या मंदिर निर्माण के बाद उसका उद्घाटन होगा, उससे जोड़ा। मुझे लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व, और हिंदुत्व में भी जो ओबीसी का इनपुट है, ये और बड़ा करने जा रही है। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल ये है कि बीजेपी एक बड़े आइकॉन के तौर पर कल्याण सिंह को बीजेपी आगे करेगी। अब जिस तरीके के नाम चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लें, मुझे लगता है कि कुछ उस तरीके से बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई और चेहरा नहीं ओबीसी का। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो अपने आप में बड़ा चेहरा है, लेकिन जिन्हें पोस्टरों पर लगा सके, मुझे लगता है कल्याण सिंह को लेकर के बीजेपी एक बड़ी रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है। किसको करेगा वोट बीजेपी? देखिए, ओबीसी ये बहुत बदलाव, मुझे अगर अगर हम देखें तो 2024 के हिसाब से ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता। ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ओबीसी में रोष है, खास करके रिजर्वेशन का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, जातीय जनगणना का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त मतलब ओबीसी की मनोदशा को मथ रहे हैं। लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होंगे, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में अभी टिप्पणी करने में सक्षम हूं कि आज के समय में ओबीसी किसे वोट देगा, इसे हम तय कर सकते हैं। नीरज। जी बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपसे भी मेरा यही सवाल। एमबीसी, यादव, नॉन यादव, ओबीसी, ओबीसी की इस पूरी उलझी हुई राजनीति को किस नजरिए से देखा जाए कि 2024 में ये उत्तर प्रदेश में किसे जिताएगा, इंडिया या एनडीए? शुक्रिया नीरज जी। निश्चित रूप से ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि ओबीसी किसे जिताएगा, इंडिया या एनडीए, इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। पहली बात ये कि आपने भी शायद अपने वक्तव्य में कहा कि ओबीसी एक ऐसा जाति का समुदाय नहीं है, असल में ये क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास। और इसमें 3743 जातियां हैं, जो जातियां मिल करके मंडल कमीशन, पहले काका कालेलकर कमीशन बना, मंडल बना, और उससे फिर इनको जोड़ा गया कि भाई ये सारी वही जातियां हैं जिनका सामाजिक और शैक्षणिक विकास जाति के नाम पर अवरुद्ध रहा, तो इसलिए उनको एक क्लास में तब्दील कर लिया गया, एक वर्ग में। अब इस वर्ग में इसका एक सामाजिक सांस्कृतिक बोध अलग अलग है और राजनीतिक व्यवहार अलग है। अब एक उदाहरण देखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ओबीसी एक यूनिट नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी क्लास के बतौर तो है, लेकिन जब भी वो पॉलिटिक्स में आएगी तो ओबीसी के भीतर कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास जमीन रही, पशुपालन रहा, कृषि, खेती किसानी, उसके साथ कुछ हस्तशिल्प कुटीर उद्योग, तो उनके पास थोड़ी थोड़ी क्षमताएं डेवलप रही। और ये पिछले 100 साल का इतिहास अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं, तो ऐसी कुछ जातियों के बीच एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जिसे हम कुर्मी कुर्मी समुदाय, कोयरी समुदाय, अहिर समुदाय, इन सबको जोड़ते चलें तो इनके बीच आप देखेंगे कि यूनिटी कम और प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, क्योंकि इन सब की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमोबेश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लें तो एक जैसी है। तो एक प्रतिस्पर्धा, इसलिए ये सारे समुदाय बहुत कम वक्त तक एक राजनीतिक आवाज के पीछे इकट्ठे होंगे। ठीक यही बात अभी आ चुकी पृष्ठभूमि कल्याण सिंह के बरसी की है, तो लोधी समुदाय पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती में है।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ताकतवर समूह है जो राजनीतिक रूप से अपनी जगह तलाशता है। तो स्वाभाविक रूप से जहां यादव खड़े हो जाएंगे वहां लोधी नहीं होगा, जहां लोधी खड़े हो जाएंगे वहां मौर्य। तो पश्चिमी यूपी में देख लीजिए, जहां आप कुर्मी होंगे वहां कोयरी नहीं होंगे, जहां यादव होंगे वहां ये दोनों नहीं होंगे। ये पिछले 30 सालों में डेवलप हुआ है, मंडल के बाद डेवलप हुआ है। मंडल आंदोलन के समय सब एकजुट थे क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब वो सब एकजुट होने में मुश्किल है। एक तो ये संदर्भ इसका है। अब दूसरी बात ये कि ठीक बात है कि अभी ये इम्तिहान है, समाजवादी पार्टी में खास नुमाइंदगी यादवों की है। भारतीय जनता पार्टी वापस कल्याण सिंह को अपने लोधी वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए फिर से याद कर रही है। ये बात ठीक है कि जितने ओबीसी पॉलिटिक्स, मैं एक जगह पे अभिषेक जी से असहमत हो रहा हूं। वो असहमति ये है कि पहले ये बात साबित थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी है। बाद में पिछले मंडल के बाद का जो मंडल का दौर आया उसमें गोविंदाचार्य और अटल बिहारी और आडवाणी की जो तिकड़ी थी, उस समय वो सोशल इंजीनियरिंग को डेवलप कर रहे थे और उन्होंने कई जातियों को साधा। अब मैं क्यों असहमत हूं ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। बाद के दिनों से लेकर के वर्तमान समय तक आप ये कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं, बाकी तो दलित जातियों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो नेतृत्व में तो ओबीसी और दलित जातियां आ गई हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि दिखने वाला नेतृत्व एक होता है। केवल नरेंद्र मोदी के अपवाद को छोड़ दें, मैं उन्हें ओबीसी कह भी नहीं रहा हूं। वो घांची समुदाय जो जिस तबके से वो आते हैं वो उनके मुख्यमंत्री काल में ओबीसी लिस्टेड हुई है, तो वो जो ओबीसी का सेंस है वो वहां नहीं है। फिर भी अगर हम ओबीसी मान लें तो वो एक अपवाद है। बाकी डिसीजन मेकिंग में कहीं भी ये जातियां नहीं है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, एक जमाने में पोस्टर बॉय हुआ करते थे कल्याण सिंह, पोस्टर चेहरे के रूप में होती थी उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, और इन्हीं सारे लोगों को बीजेपी ने इतना तिरस्कृत किया कि ये सारे लोग बीजेपी छोड़ दिए या तो हाशिए पर चले गए। तो जो जिन समुदायों को जब जरूरत होती है तो बीजेपी अपने साथ रखती है, बाकी किनारे हो जाते हैं। तो ये एक खास किस्म का रवैया है ओबीसी समुदाय का। इसलिए नीरज जी, अभी ये कह पाना ठोस रूप में कि ये किधर जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ जाएगा, अभी थोड़ा इसमें वक्त है। अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए के जरिए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साध पाए, और उसके लिए वो अपना सम्मेलन कर रहे हैं, तमाम जातियों के लोगों को जोड़ रहे हैं। बसपा अपने ढंग से कोशिश करेगी, अभी आगे उम्मीद ऐसी करेगी, और भाजपा भी उत्तर प्रदेश और बिहार में पीडीए पर ही खेल खेलेगी, ये भी तय है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये वोट बैंक किधर शिफ्ट होता है। जी, लखनऊ से रविकांत जी भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी, हम इस बात को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी पर, ओबीसी क्लास पर तमाम राजनीतिक पार्टियां फोकस कर रही हैं। आज अलीगढ़ में बाकायदा अमित शाह की मौजूदगी में कल्याण सिंह को याद किया बीजेपी ने, या फिर लखनऊ में पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं अखिलेश यादव, और तमाम दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भैया ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया और जो कुछ किया हमने किया। तो आपको क्या लगता है कि इस एनडीए वर्सेस इंडिया और उसमें भी पीडीए, इस अब नई राजनीति में उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटर का मिजाज क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? रजत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं नीरज बोल रहा हूँ। अच्छा नीरज, देखिए, एक तो जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो उसको हम बहुत मोनोलिथ मान करके बात करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ओबीसी के भीतर अपने ढेर सारे अंतर्विरोध मौजूद हैं। और पूरे अगर देश की बात आप करिएगा तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश और बिहार में है वो आपको दूसरी जगह नहीं दिखाई पड़ेंगी। मसलन जो यादव मतदाता उत्तर प्रदेश और बिहार का है वो सेकुलर वोटर है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करता है। और आप हरियाणा में देख लीजिए तो मोनू मानेसर कौन है? वो मोनू यादव है। वो वहां खुल करके हिंदुत्व के लिए बैटिंग करता है, सांप्रदायिक मानसिकता से लैस है, और जो वो कर रहा है वो पूरे देश को पता है। ठीक उसी तरह से आप दूसरे और हिस्सों में देखेंगे, आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तो ये जो ओबीसी की जातियां हैं
एक्चुअली उनको जब तक आप विभाजित नहीं करेंगे तब तक आप उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की उसको नहीं समझ सकते। ओबीसी के मूल रूप से अगर आप करें मोटा विभाजन तो दो तरह का है, एक है पिछड़ा और दूसरा है अत्यंत पिछड़ा या अति पिछड़ा। जो अति पिछड़ा जातियां हैं उस पर पूरा खेल बीजेपी करती है, और इसीलिए मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती, लेकिन इस देश के पत्रकार मानते ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि हिंदुत्व केवल एक नैरेटिव है और उसके नीचे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग रहती है अमित शाह की। बल्कि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ऊपर हिंदुत्व है और भीतर कांशीराम की पूरी आइडियोलॉजी और पूरी स्ट्रेटजी काम करती है। आइडियोलॉजी नहीं, पूरी स्ट्रेटजी काम करती है जातियों को जोड़ने की, और उसमें उसने खेल किया है विभाजन का कि अति पिछड़ा बीजेपी को वोट करता है, वो अपने साथ उसने जोड़ लिया है, जबकि जो पिछड़ी जातियां हैं जिसमें यादव है, कुर्मी है, लोध है, जाट है, गुर्जर है और मौर्य है, ये जो 6 जातियां हैं ओबीसी की, ये एंटी बीजेपी वोट करती आमतौर पर। अब उसमें अपवाद बहुत सारे हो सकते हैं, मसलन जैसे कुर्मी है तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ जाता है, लोध भी जुड़ा हुआ है, जाट जो है वो बीजेपी को वोट करता है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो ये मान करके हम लोग चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो एंटी बीजेपी है। लेकिन जो अति पिछड़ा है वो बीजेपी के साथ है, और वो बीजेपी के साथ क्यों है उसके पीछे दरअसल हम लोग दूसरे ढंग से चीजों को देखते हैं। उसके पीछे हिंदुत्व कतई नहीं है, वो कांवड़ धो रहे हैं ये कोई कारण नहीं है। वो कारण है जो लाभ होना चाहिए था सामाजिक न्याय की राजनीति से, वो लाभ उन तक नहीं पहुंचा। मसलन अखिलेश यादव हैं, उनके यहां राजनीति में यादव के अलावा आपको कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं दिखाई पड़ेगा, अति पिछड़ा तो दिखेगा ही नहीं। एक विश्वकर्मा जी हैं और उनका क्या हाल है वो सब जानते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की कि उसने अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़ा है और प्रतिनिधित्व के सवाल पर जोड़ा है, लाभ के सवाल पर जोड़ा है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व वहां पर है वो मुखौटे हैं, वो जोकर हैं, नीतियां वहां पर गायब हैं। ये बीजेपी ने खेल किया है, लेकिन उन्होंने विभाजन तो बेहतरीन किया है। इन मजबूत ओबीसी जाति इनका लैंड होल्ड है। कांशीराम इसीलिए जब शुरू में काम कर रहे थे तो उन्होंने दलितों के बीच में जाकर के कहा कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुजन का कॉन्सेप्ट है, और हमें जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ मिलना चाहिए और उनके साथ एकता बनानी चाहिए। दलितों ने कहा कि साहब ये तो हमको पीटता है। अब जाट है, चरण सिंह की पूरी पॉलिटिक्स जो रही उसमें दलित तो वोट नहीं कर पाता था। चरण सिंह के पहले की पॉलिटिक्स देखें, उसके बाद जो चीजें बदली हैं, तो कांशीराम साहब ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जो विश्वकर्मा, नाई, तेली, कुम्हार है, जो बिंद, राजभर, निषाद, केवट है, ये भी क्या तुमको पीटता है? कहा कि नहीं नहीं ये नहीं पीटता है। तो उन्होंने कहा कि पहले फिर इसके साथ जाइए, और इसके साथ भी जो ओबीसी की दबंग जातियां हैं वो वही व्यवहार करती हैं जो दलितों के साथ करती हैं। वो दरअसल जो जमीन का रिश्ता है ना, खेत जिसका है तो भूमिहीन मजदूर जहां जाएगा वो उसका उसी तरह से व्यवहार करेगा, चाहे उसमें सवर्ण हो या ओबीसी की वो दबंग जातियां हो। तो ये को सफरर के जरिए, और कांशीराम इनको को सफरर कहते थे कि जो अति पिछड़ा है और जो दलित है वो को सफरर है, इनको जोड़ा। और फिर उसके बाद जो अम्बेडकराइट मूवमेंट पिछड़ी जातियों के भीतर, जैसे पूर्वांचल में आप जाएंगे तो यादव वहां अम्बेडकराइट आपको मिलेंगे, वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स के साथ हैं। वो आपको उस तरह से व्यवहार करते नहीं दिखेंगे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, या बुंदेलखंड के यादव दिखाई पड़ते हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट दिखाई पड़ता है जिस तरह से व्यवहार करते हुए, ये चीज नहीं दिखाई देगी। तो जहां पर कांशीराम की आइडियोलॉजी पहुंच गई वहां तो कुछ चीजें बदल गई, लेकिन बाद में जो सपा की पॉलिटिक्स हुई उसने और एग्रेशन पैदा किया। तो जमीन पर वो बीएसपी वर्सेस सपा जो रहा है वो समीकरण तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं। तो असली जो खेल है वो है पिछड़ों के भीतर के अंतर विरोध। अति पिछड़ा उत्तर प्रदेश में करीब 15% होगा। वो अब चूंकि कास्ट सेंसस नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक्यूरेट आंकड़ा क्या है, लेकिन 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इन जातियों को अपने साथ जोड़ा है। हम लोगों की समस्या क्या है कि हम पिछड़ों को केवल एक ही आधार पर देखते हैं। उनको लगता है कि सारे पिछड़े हैं, नहीं है।
उनके अपने भीतर के अंतर्विरोध है जो खेल कर रही है बीजेपी। रही बात इसकी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो धड़ा है वो आज के तारीख में केवल यादव का है, और थोड़ा और जो चंक है वो आरएलडी के साथ हो सकता गठबंधन हो तो वो थोड़ा जाट आ जाएगा, कुछ मौर्या भी है, नीतीश कुमार आएंगे तो कुछ कुर्मी भी है। लेकिन जमीन पर जो पॉलिटिक्स रही है वो यादव वर्सेस रही है इन ओबीसी जातियों की भी, तो उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब ये इंडिया अलायंस बन रहा है जिसमें बीएसपी के भी आने की संभावना है, जो अति पिछड़ा है वो सपा के साथ कभी नहीं जा सकता। ये जो जमीन की केमिस्ट्री है वो कांग्रेस के साथ जाने में सहज है, बीएसपी के साथ जाने में सहज है, बल्कि कांशीराम को ज्यादा वो मानता है, तो वो बीएसपी के साथ चला जाएगा। और अगर बीएसपी कांग्रेस इस गठबंधन के साथ आते हैं इंडिया अलायंस में, तो फिर संभावना है कि अति पिछड़ा भी बीजेपी से हट करके, क्योंकि वो जान रहा है कि वहां पर केवल मुखौटे मिले हैं, उनकी नीतियां गायब हैं, उनका उसी तरह से शोषण आज भी जारी है जैसे पहले हो रहा था। तो वो थोड़ा हाँ सुख ये मिल गया है कि साहब हमारा कम उत्पीड़न हो रहा है, वो सीधे टारगेट पर यादव दिख रहा है, मुस्लिम दिख रहा है। ये हो सकता है कि उनके मन में ये ख्याल आता हो। लेकिन दूसरा अब आप देखिए, मोदी ने अभी विश्वकर्मा योजना शुरू की है, 140 जातियां, 13,000 करोड़ की पूरा बजट उन्होंने पेश किया है। तो ये वो गोलबंदी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ओबीसी उनके साथ जुड़ा रहे, वरना बीजेपी के पास वोट कितना है। सवर्ण मतदाताओं के जरिए बीजेपी कभी भी सत्ता की तरफ आ नहीं सकती। वो बहुत सत्ता पाना तो बहुत दूर की बात है, बमुश्किल 15% वोट, और उसमें भी ये ज्यादातर अपर कास्ट जो है वो धनाढ़ है, वो बहुत आराम तलब है, आराम पसंद है। तो वोट करने भी कहाँ जाता है? वोट करना अति पिछड़ा जाता है, मुस्लिम जाता है, दलित जाता है, मतलब जो ज्यादातर जिनकी भागीदारी होती है। जैसे जैसे लोकतंत्र का यही त्रासदी है, यही विडंबना है, जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जब शिक्षा बढ़ती है और आमदनी बढ़ती है तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन भारत के लोकतंत्र की स्थितियां बिल्कुल उलट दिखाई पड़ती हैं। उसको मजबूती मिलती है दलित, वंचित, गरीब जो तबका है उसके जरिए, और जो धनाढ़ उच्च शिक्षित वर्ग है वो उसको लेकर के प्रैक्टिस तो करता है, उसकी एक्सरसाइज तो करता है, लेकिन वोट डालने की बारी आती है तो फिर वो उसको धूप दिखाई देने लगती है, उस दिन वो एंजॉय कर लेता है, छुट्टी को मना लेता है। ये जो स्थितियां हैं, इसलिए बीजेपी जानती है कि उसके पास कोई आधार नहीं है खास, 5-10% आधार लेकर के वो कभी सत्ता में नहीं पहुंच सकती। तो वो विभाजन की राजनीति करती है। वो इस समय थोड़ा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी और डायरेक्ट जो बेनिफिट है उसकी राजनीति कर रही है, लड़ा रही है पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच में, और इसके जरिए वो वोट हासिल कर रही है। मुझे अभी उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वो बीजेपी अभी कमजोर होगी। हाँ, ये गठबंधन बनता है और कम से कम वो चीजें होती हैं, आपको दिखाई पड़े। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक आखिरी उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। जो अखिलेश यादव के साथ जो व्यक्ति उनका स्टार प्रचारक था, जो योगी आदित्यनाथ की तरह दिखता था, वो नाई बिरादरी का था, उसको योद्धा नाम दिया था अखिलेश यादव ने, उसकी पीट पीट करके उसको मार दिया गया दबंगों के द्वारा, और अखिलेश यादव को साहब 15 दिन तक पता ही नहीं चलता है। तो जब आप अति पिछड़ों को ध्यान ही नहीं रखते हैं, वो मर रहे हैं कि जूझ रहे हैं, क्या हो रहा है, आप ट्वीट करने तक की फुर्सत नहीं है, विधानसभा में सवाल उठाने की तो बहुत दूर की बात। तो इस अति पिछड़ा को आप कैसे विश्वास में लेकर के आएंगे? यही मुश्किल है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के लिए फंसा हुआ है। अदरवाइज नैरेटिव तो उसके खिलाफ बन रहा है, बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। बड़े विस्तार से आपने प्रोफेसर रविकांत जी सवाल लेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। फिलहाल तो हम लोग इस कार्यक्रम के साथ यूट्यूब पर लाइव हैं, फेसबुक पर लाइव हैं, ट्विटर पर लाइव हैं। हमने अपने दर्शकों के लिए एक पोल पूछा है कि यूपी का ओबीसी किसे देगा वोट। हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, बीजेपी और सपा। तो ज़्यादा संख्या में हिस्सा लीजिए और नीरज जी इसका रिजल्ट लास्ट में बताएंगे। लोग काफ़ी मन बना के वोट कर रहे हैं। कुछ दर्शकों के कमेंट हैं। वीरूदास लक्ष्मण यादव जी आपको संबोधित करके कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव जी, आप लोगों को ओबीसी में काम करना चाहिए, आप लोग सिर्फ SC ST पर ही ज्ञान देते हैं। जो सबसे ज़्यादा तो ओबीसी की जाति
देखिए अब यूट्यूब के साथ एक समस्या है, वो समस्या के ये फ़ायदा कहीं ऐड चलने लगता है तो उसको मैं सवाल को फिर कंटिन्यू करूँगा। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बातें अभी तक सामने निकल कर आई कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनके अंतर विरोध हैं, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि उन अंतर विरोधों का फायदा बीजेपी ने उठाया है और ये तो एकदम साफ दिखा है। 2012 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरीके से खुद को मजबूत किया है, पहले वो कहा जाता था कि सवर्ण वोटों की पार्टी थी तो 14% से 17% तक वोट पाया करती थी, सत्ता के करीब नहीं जा पाती थी, जैसा प्रोफेसर साहब सही फरमा रहे हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में 50% के करीब खड़ी पार्टी है और कहा ये जो उसने ओबीसी का रेनबो बनाया है। अब इस बार अखिलेश यादव ने एक कोशिश जरूर की है कि पीडीए और इंडिया अलायंस के जरिए उसको चैलेंज करने की। इस कोशिश का एक फौरी तौर पर नतीजा हमें दिखा, जो उनका वोट शेयर 37% 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन का था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे, तमाम चेहरे ऐसे थे जो आज उनका साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन नेताओं के चले जाने से क्या अखिलेश यादव की इस पीडीए मुहिम को झटका लगा है, या फिर अखिलेश यादव अपना एक रेनबो बनाने में सफल है इन नेताओं के बगैर भी? अमीश, देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्टों ने, चाहे लक्ष्मण जी ने या रविकांत जी ने जो बातें कही, मैं बहुत हद तक सहमत, कुछ हद तक असहमत भी हूँ। देखिए, बीजेपी अगर आज 50% पर पहुंच रही है तो अगर रविकांत जी की बात मान लें तो 34-35% वोट तो बीजेपी के पास जो है वो तो ओबीसी या फिर आप एमबीसी या ईबीसी जिसे कहते हैं उसके ही है। अगर 15-16% मुझे भी लगता है उससे ज्यादा तादाद सवर्णों की नहीं है। लेकिन इतने बड़े तादाद में आखिर क्या बीजेपी ने मतलब इन लोगों को लड़ा करके वोट लिया या इनको बेवकूफ बना करके वोट लिया? मुझे लगता है कि बीजेपी, ये मैं मानता हूं कि डिसीजन मेकिंग में इनका से आज भी उतना नहीं है। और अगर डिसीजन मेकिंग में अगर आप कह दें तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही एक कह लें कि एक अकेला डिसीजन मेकिंग वही करते हैं, तो वो तो खुद भी ओबीसी में आते हैं। दूसरी बात यह है कि बेशक उनको उनके ओबीसी को लेकर लगातार सवाल करते रहते होंगे, लेकिन अगर आप ये देखें कि आखिर ये बीजेपी बढ़ी कैसे, तो क्या सिर्फ जातियों के आपसी टकराव से बढ़ी है? क्या इनके आपस में बीच में नहीं बनने से बढ़ी है? मुझे लगता है बीजेपी को भी ये मालूम है कि वो 15-16% से नहीं जीत सकते। तो जो चीजें लड़ाने की बात, एक बात जरूर है, गैर यादव ओबीसी की बात करना भी कहीं ना कहीं उस लड़ाई को हवा देना ही है। गैर जाट, जो जाट वर्सेज गैर जाट करना भी ऑलमोस्ट वही बातें हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन दो पार्टियों ने जब अपनी सत्ता आई तो शायद जितना एम्पावर करना चाहिए था उन्होंने जो एम्पावर नहीं किया। मुझे लगता है कि बीजेपी ने बेशक डिसीजन मेकिंग में अभी भी उन्हें बहुत हाशिए पर रखा हो, लेकिन एम्पावर करने में वो पीछे नहीं रही। अगर आप देख लें, एक वक्त रहा होगा जब बीजेपी का जब शासन रहा होगा, जिस वक्त कल्याण सिंह थे या फिर राजनाथ सिंह थे, तब आप उनके मंत्रिमंडल में जातियों की गणना करें तो अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से जो सवर्ण वर्ग था वो हावी था। आज अगर आप देखें तो आज चाहे संगठन हो या फिर आप सरकार हो, उसमें अगर आप उनकी गणना करें तो उनका आपको लगेगा कि एम्पावर करने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें उनको अपना वोट दिखाई देता है। उनको मालूम है कि जातियां इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि आप सिर्फ उनको वोट लेकर के उनको बेवकूफ लंबे समय तक नहीं बना सकते, आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, उनको एम्पावर करना होगा। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, अगर आप देखें तो 56 अगर मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश में, तो आप ओबीसी और दलितों की संख्या देख लें उसमें कितनी ज्यादा आती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये भरपूर है या उनको जितना मिलना चाहिए था उतना मिला है। मुझे लगता है कि अभी भी नहीं मिला है अगर आप जातियों के हिसाब से देखें तो। लेकिन ये शुरुआत या ये कह लें कि जिस बात का जिक्र रविकांत जी कर रहे थे कि ये जो कांशीराम मॉडल है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाया हुआ है। इसकी वो चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपनाया हुआ। और यही वजह है कि मुझे याद है कि पिछले चुनाव के एन पहले 22 का जो चुनाव हुआ था उसके करीब 7-8 महीने पहले बीजेपी ने एक मंत्रिमंडल विस्तार किया
और उसमें सारे के सारे ओबीसी और ईबीसी लोगों को और दलितों को उसने उस मंत्रिमंडल में जगह दी, इसलिए क्योंकि उसे बैलेंस करना था कि देखो इतने चेहरे हम आपको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा देश के स्तर पर, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उनके अलावा और कौन डिसीजन मेकिंग ले रहा है, कर रहा है। तो ये भी दिखाना कि देखो ओबीसी किस तरीके से डिसीजन ले सकता है। एक तो ये एक सेंस ऑफ, मुझे लगता है कि उनके भीतर प्राइड वाली बात जगाना, दूसरे तादाद के आधार पर कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन देना, और तीसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिस बात की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि बीजेपी ने एक लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है। दरअसल ये भी बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग बन करके उभरा है जो जिसमें ज्यादातर उसी बिरादरी से लोग हैं, उसी ओबीसी और ईबीसी या दलितों से है जिनको कि एम्पावर किया गया है। इस पूरे तीनों जो इनका जो सिस्टम है, इन तीनों चक्रों को तोड़ना बहुत आसान नहीं है विपक्ष के लिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ ओबीसी के होने का सबसे बड़ा कारण और रहस्य यही है, और बड़ी आसानी से एक इंडिया गठबंधन बन जाए और सारे लोग उधर शिफ्ट हो जाए, इसमें मुझे थोड़ा अभी डाउट है, इसमें मुझे शंका है। जी वैसे कुमार अभिषेक, ये आप बात बिल्कुल सही कह, मार्च में चुनाव नतीजे आने के बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें तकरीबन ओबीसी का ओबीसी का परसेंटेज उतना ही था जितना उनका आबादी में परसेंटेज है, या दलित मंत्रियों का परसेंटेज भी उतना ही था जितना उनका आबादी में परसेंटेज है। हालांकि जो स्वर्ण मंत्री थे वो बहुत ज्यादा थे, और बीजेपी ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उन्हें मुस्लिम मंत्री नहीं बनाना होता है। तो जो 20% का एक खाली जगह बच जाती है उससे वो बैलेंस होता है ओबीसी और दलित। मैंने ये सूचना के लिए बताया, वो जैसे भी होता है, लेकिन बीजेपी के मंत्रिमंडल में आप आंकड़े देखेंगे तो ओबीसी का और दलित का रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक है। जी, ये महत्वपूर्ण बात कुमार सगी आपने भी कही कि इसकी एक व्याख्या तो ये है ही कि बीजेपी किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा रही है और उसने उसके लिए ज़मीन पर क्या काम किए हैं। लक्ष्मण भाई, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। पिछले दिनों हमारे साथी चैनल न्यूज़ तक के कार्यक्रम में योगेंद्र यादव जी आए हुए थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का क्या संभावना दिखते हैं आप, इंडिया गठबंधन की। तो उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी विस्तार से बातचीत है। हमारे दर्शक चाहें तो उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, योगेंद्र यादव से बातचीत को उस चैनल पर जाकर। उन्होंने विस्तार से कहा कि कोई हवाई कल्पना नहीं बांध लेनी चाहिए, हवाई चुनावी सर्वे पर नहीं जाना चाहिए। धरातल पर कई सारे जो वो हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी गिनाए कि अखिलेश यादव की पार्टी पर, चूंकि इंडिया का प्रतिनिधित्व जो चेहरा है गठबंधन का वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं। जब तक कि मायावती इसका हिस्सा नहीं बनी है तब तक तो ये बात आसानी से कही जा सकती है। उन्होंने कहा, योगेंद्र यादव जी ने, मैं उसी सवाल को आपसे लूँगा कि यादव और दलितों के बीच का एक जिसको कह लें कि दुराव है वो स्पष्ट देखा जाता है समाज में, और अखिलेश यादव को, उनके पीडीए को या इंडिया अलायंस को इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे ज़मीन पर बड़ी मजबूती से कि ये दूरी पटे और इस दूरी के पटने के बाद वोटों का ट्रांसफ़र हो। अब मेरा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव, जैसे प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे कि उनके आसपास के नेताओं पर नज़र डाल रहे हैं एक्सपर्ट्स हमारे, तो उनको इस तरह का कोई रेनबो दिख नहीं रहा है दूसरी जातियों का प्रतिनिधित्व उतना मजबूती से अखिलेश यादव के साथ, तो क्या अखिलेश यादव केवल कागजी प्रयास कर रहे हैं या जमीन पर उनके प्रयास हैं, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद को साथ में रखना इस दलित वोटों के लिए, क्या उस तरह का, क्योंकि ओबीसी नेता छिटकते ही नजर आए हैं 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव से, आपको क्या लगता है ये कागजी प्रयास है या वास्तव में धरातल पर पीडीए कुछ काम कर रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता रणनीति बनाए और उसकी रणनीति कामयाब न हो तो फिर उस रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा गठबंधन बनाया अपने तमाम ओबीसी और दलित तबके के नेताओं को जोड़ करके, और वो बहुत असरदार भी दिख रहा था। फिर भी अगर वो सत्ता नहीं दिला पाया किन्हीं भी वजहों से, तो फिर वो गठबंधन फेल होगा। ऐसे ही अगर पीडीए की बात करें
मैं जैसे एक मिसाल के तौर पर एक बात कह रहा हूं। अब आज के तौर में देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसी नहीं रही कि उसकी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बने, प्रदेश कार्यकारिणी बने, 70 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए जाएं और सारे एक ही जाति या एक ही उसके बने। बीजेपी भी ऐसा नहीं कर रही है। और अभी जो कुमार अभिषेक जी कह रहे थे कि वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए, मान्यवर कांशीराम ने एक बात समझ ली थी कि बाबा साहब कहते थे कि जाति का विनाश हो। भाई इतने साल में जाति का विनाश तो नहीं हुआ, हम जाति को मजबूत करेंगे और हम जातियों को जोड़ करके उनको पॉलिटिकल पावर में तब्दील करेंगे। तो अब जी जातियों में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा विकसित हुई है। तो अब एक स्वाभाविक रणनीति पैदा हुई है। जैसे कोई राजभर समाज का व्यक्ति है, वो किसी भी मंडल कमीशन की बात करने वाले, जाति जनगणना की बात करने वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करने वाला, ओबीसी आरक्षण की बात करने वाला, कोई भी राजनेता कितना भी दमदारी से बात करे, मुद्दों पर चुनाव लड़े, जनता के लिए सड़क पर लड़े, लेकिन जब चुनना होगा तो उसे अगर विकल्प में राजभर मिलेंगे तो शायद वो उनको चुन लेगा, अगर वो बहुत जागरूक नहीं है। मैं एक कयास लगा रहा हूं, ये एक जी पॉलिटिकल टेंडेंसी डेवलप हुई है। हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति अपने जाति बिरादरी के नेता को अग्रिम पंक्ति में देखना पसंद करता है, और ये कोई बुरी चीज नहीं है। इसके दबाव में कोई भी कार्यकारिणी आप उठाकर देख लें और आप कहें कि उसमें केवल यादव हैं, केवल, अरे भाई बीजेपी भी ऐसा नहीं कर सकती कि केवल ब्राह्मण को वो अपनी कार्यकारिणी में बनाए। इसलिए कई बार वो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर 2019 के चुनाव के बाद बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बताई थी कि 27 कैबिनेट मिनिस्टर हमने ओबीसी बनाए हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर हमने दलित बनाए हैं। ये बीजेपी ने क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को पता था कि ये चीज जब नीचे तक जाएगी तब लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति भी वो हमारे बीच का बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी वो हमारे बीच का बनाते हैं, देखिए उनको अपने बगल में बिठाते हैं। ये जो चीज जाती है तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ता है। तो जो अब ये देखिए, एक बात और बता दें, थोड़ा सा मैं इसको साइकोलॉजिकल टर्म में भी सोशियो जी साइकोलॉजिकल समझना चाह रहा हूं अमीश भाई। एक बात हम्म बताएं, जब लाठी खानी होती है ना, तो दलित समुदाय का व्यक्ति कहता है कि अगर लाठी ही खानी है तो ओबीसी की क्यों खाएं, हम अपर कास्ट की लाठी ही क्यों ना खाएं। अब इसको आप डिकोड जितना कर सकते हैं करिए। इस बात को ओबीसी समुदाय को भी समझना चाहिए। अगर आपको लाठी चलानी ही है तो आप वहां लाठी चलाइए जहां से पॉलिटिकल पावर, मतलब लाठी चलाना इन द सेंस पॉलिटिकल टर्म में कह रहा हूं कि आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो वो इस दिशा में दिखाइए। तो बीजेपी अगर उन्हें पावर देगी, बड़े बड़े लोग जी बीजेपी के अलावा जब सपा से, बसपा से, आरएलडी से, आजाद समाज पार्टी से जब गठबंधन करेंगे तो उनकी भाषा, उनकी डिमांड बिल्कुल अलग होगी। वो डिप्टी सीएम की मांग करेंगे और वही लोग बीजेपी में चले जाएंगे, उनको मंत्री पद भी ना मिले फिर भी उनका गुणगान गाएंगे। तो एक तो पॉलिटिकल कल्चर में देखिए अंतर है। आखिरी बात कि जो बात कही जा रही है ना, आज अखिलेश यादव की पार्टी को यह बात समझ में आ गई है, जैसे बीजेपी को समझ में आ गई थी कि केवल हम ओबीसी को नकार के, दलित को नकार के कभी पॉलिटिकल पावर में नहीं आएंगे। तो जिस भी रूप में, और बहुत गंभीरता से बात मैं कह रहा हूं, जितने ये जी ओबीसी के मिनिस्टर हैं ना और शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, चाहे लखनऊ में बैठे चाहे दिल्ली में, जरा पता लगाइए कि अपना निजी सचिव और सहायक भी अपनी मर्जी का रख पाते हैं क्या? ये है इनकी पॉलिटिकल पावर। इसलिए दिखाने का चेहरा बहुत बीजेपी शानदार मैनेजमेंट करती है और इसलिए बीजेपी को उन जातियों के वोट मिल रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, उसी मैनेजमेंट को अगर सपा और बसपा करेगी तो उतना कामयाब नहीं होगी। और इन तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम जातियों के नेताओं को, अभी समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन बनाया तो कुछ तो टैगिंग हो जाती है कि भाई ये हैं तो यादववादी ही होंगे, ये हैं तो परिवारवादी ही होंगे, ये हैं तो भ्रष्टाचारी होंगे। तो इससे तो बीजेपी बच जाती है। और आखिरी बात, जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो किसी भी पार्टी में सेंट्रलाइज होती है। मैं कहूं कि सपा बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, नहीं, वहां पे डिसीजन एक कोर में होता है। बीजेपी में वो कोर और नैरो है। उस कोर में, डिसीजन मेकिंग के कोर में, अगर ओबीसी एससी होता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतर ओबीसी लीडर होते
तो वो मंडल कमीशन की बात करते, जाति जनगणना का विरोध न करते, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर वो अपनी राय रखते, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते, और तमाम सवाल जो ओबीसी के हैं उन पर बात करते। तो जब वो बात नहीं होगी तो वो ओबीसी पहचान कोई पहचान नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, अरे भाई, अभी भी इस देश में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने प्रचारित किया कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी की है, अगला वाक्य काट दिया। और बीजेपी के गांव गांव में लोग करते हैं मुसलमान 50 तक देश को कब्जा कर लेंगे, ओबीसी सारा शोषण दलितों का करता है। इतने झूठ पर तो पूरी वोटिंग पैटर्न चल रहे हैं। तो इस झूठ से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को दलितों और पिछड़ों का वोट चाहिए तो कई गुना बीजेपी से ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं जी। ये तो एक आपने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही लक्ष्मण भाई, वो कि जो मतलब विपक्ष को ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। आपने कई सारे मुद्दे गिनाए जो प्रोफेसर रविकांत जी से इस पर टिप्पणी लेंगे। प्रोफेसर साहब, सवाल तो एक ये है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की छवि यादव वाली पार्टी की है, लेकिन इस अकेली छवि से अखिलेश यादव को 2022 में तो 33% वोट मिले नहीं होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए रिकॉर्ड वोट थे। दूसरा, अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है वो बिहार और उत्तर प्रदेश एक साथ, एक जैसे लगता है कि मिल के काम कर रहा है। नीतीश कुमार कभी कभी चले आते हैं यूपी में, वहाँ वो जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने वाले हैं और ये भी बयान दे रहे हैं कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी हम इस जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करवा देंगे। वो करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे ये दिगर बात है, लेकिन आरक्षण, रोस्टर, इस तरह के मुद्दे, जातिगत जनगणना, ये लगातार अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ओबीसी सम्मेलन कराया जा रहा है, वोटों की प्रतिशत में वृद्धि भी देखी जा रही है। तो क्या ये कहना जायज नहीं होगा कि अखिलेश यादव का प्रयास रंग ला रहा है पीडीए के संदर्भ में? देखिए, मैंने नहीं कहा कि अखिलेश यादव यादववादी है, मैंने कहा बीजेपी यही प्रचारित करती है और उसको लेकर के अखिलेश यादव कोई ऐसा मैसेज नहीं देते कि जिससे बीजेपी की बात को काउंटर किया जा सके। सवाल इस बात का है भाई, इधर अभी 3 घटनाएं हुई पिछले उत्तर प्रदेश में दलितों के पीटने की, जिसमें 2 घटनाओं में यादव शामिल है और 1 घटना में कुर्मी शामिल है। तो दलित तो केवल पिटने भर के लिए हुआ, पहले सवर्णों ने पीटा, अब जो दबंग ओबीसी है वो पीटे, तो इसको हम स्वीकार कर लें क्या? या जो नुमाइंदे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि साहब हम पीडीए बना रहे हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया क्या? कहीं गए क्या? वो अभी जो मैंने कहा ना कि उन्नाव में जिसको लेकर के प्रचार किया अखिलेश यादव ने, अपने साथ घुमाया, वो नाई बिरादरी का था, उसको योद्धा नाम दिया, उसको दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला और अखिलेश यादव को सुध नहीं आई 15-20 दिन तक, जब तक कुछ लोगों ने ट्वीट ट्वीट करना शुरू नहीं किया। तो जिस व्यक्ति का नजरिया ये हो, जिस व्यक्ति के और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द यादव नहीं है, जो लोग हैं वो हम जानते हैं, वो सब संघी मानसिकता के लोग हैं, वही डरा करके रखते हैं। अखिलेश यादव वो पीडीए पर अभी कह रहे हैं, इसके पहले भी वो कभी बाबा साहब का नाम ले लेते हैं और फिर फरसा उठा लेते हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स अभी क्लियर ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। आज आप पीडीए कह रहे हैं, कल आप क्या कहने लगेंगे, किसको क्या भरोसा है? सबसे ज्यादा अनिश्चित और अविश्वसनीय राजनीति उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव की हो चुकी है। ये पिछड़ा भी जान रहा है, दलित भी जान रहा है, और यही कारण है कि इस समय मुस्लिम भी समाजवादी पार्टी से मूव कर चुका है, वो अब दूसरी तरफ देख रहा है। अगर अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के साथ नहीं होते हैं तो मैं जो बात कह रहा हूं आपको आश्चर्य भी होगा, हंसी भी आएगी, और आप मेरे बारे में कुछ अनुमान भी लगा सकते। 2 सीटों से ज्यादा अखिलेश यादव नहीं पाएंगे। तो अगर सीटें उनको मिल जाएं तो मैं ये सारा विश्लेषण करना छोड़ दूंगा। ये हालात हो गए हैं उनके, क्योंकि आप वो भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे। पिछले चुनाव में आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जहां आपको दलितों के घर जाना चाहिए था, अति पिछड़ों में बात करनी चाहिए थी, वो करने के बजाय आप फरसा लहरा रहे हैं। तो वोट करे दलित और पिछड़ा, पिटे भी दलित और अति पिछड़ा, सत्ता में आए तो मलाई खाएं वो आपके इर्द गिर्द वाले, वो डिसाइड करें। वो कैबिनेट बना रहे थे, मैं कहिए तो नाम भी ले दूंगा 2-4 के। तो इन हालातों में आप उम्मीद करेंगे कि साहब दलित जो है वो बेवकूफ है, पिटे भी
और आपके साथ भी आए। अति पिछड़ा है वो तो आएगा ही, क्योंकि पिटेगा। मैंने ये सुना है बोलते हुए नेताओं को कि जब ये ससुरे पिटेंगे तो आएंगे हमारे पास। ये क्या और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया है। वो जानते हैं कि क्या करना है। उनको भैया जी कहेंगे, उनको थोड़ा भाषा से सम्मान देंगे पीठ पीछे, वो उनको सोचते हैं कि इनका हम क्या करें। ये हम सब जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। लेकिन यहां तो जवान पर भी नहीं है। आप दिल में जो रखते हो वो समझ में आ जाता है कि आप दलित वो सवर्णों से न पिटे तो पिछड़ों से पिटे, ये दिल में आपके हो सकता है, लेकिन कम से कम जबान पे तो ठीक बात हो। ये अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो नहीं कर सकते। अब पीटीए वो कुछ भी कर रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस में नहीं होंगे तो मैं आज कह रहा हूं 2 सीट से तीसरी अगर मिल जाए तो मैं विश्लेषण करना बंद कर दूंगा आज के बाद। मायावती के बारे में रविकांत जी आपका क्या कहना है? वो इंडिया अलायंस में मायावती के नहीं भी होगी वही तो क्या हालात होगा? हाँ। सेम हालात हैं। मायावती के आने से फायदा होगा इंडिया अलायंस को। अगर वो अकेली रहती है तो जो भी अकेला रहेगा वो इस बार निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 2024 की फील्डिंग है उसमें मतदाता सीधा विभाजित है। या तो भाजपा का समर्थक है या वो भाजपा का विरोधी है। तो जो विरोध में गठबंधन में आएगा फिर वो उसकी भूल चूक भी माफ करेगा। अखिलेश यादव ने क्या किया वो सब भूल जाएगा, मायावती ने क्या किया वो सब भूल जाएगा। मायावती क्या करती हैं? दलितों का उत्पीड़न होते ही है वो ट्वीट करेंगी कुछ और मुद्दे पर। उन्होंने कितना ध्यान, यही वजह है कि जो महिला दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहरा सकती थी वो आज खामोश बैठी हुई है, डरी है। कौन सा डर है उनको, ये कौन नहीं जानता। तो दलित तो इस समय पिस रहा है कि वो जाए तो जाए किधर, उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। इन हालातों में अब ठीक है जो सोशल मूवमेंट चल रहा है उसी के जरिए आप आश्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा उसका मरना और पिटना कहां बंद हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। 150% उत्तर प्रदेश में दलितों उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। एक आदिवासी पर सरेआम पेशाब कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता, और इस देश के नुमाइंदों को शर्म नहीं आती है कि वो खड़े हो जाए। भाई सोशल मूवमेंट वाले लोग कितना बोलेंगे, कितना क्या करेंगे? किसी राजनीतिक पार्टी को ये लाज शर्म आई है कि कम से कम हम जाकर के वहां और ये मैसेज दें आदिवासियों की सुरक्षा के लिए? भाषण देना अलग बात है, या ट्वीट करना और सत्ता के लिए राजनीति करना। नहीं तो ये लोगों आपकी को बात सही है महसूस कराना। और रविकांत जी, आपकी बात सही है कि सोशल मूवमेंट वाले कितना बोले, और ये तो फिर ऑपोजिशन की जिम्मेदारी हो जाती है ना। ऑपोजिशन आखिर इस आड़ में भी कब तक? मशीनरी बहुत बड़ी है, आईटी सेल बहुत बड़ा है, झूठ बहुत बोलते हैं। आप भी कीजिए भाई, या कोई तरीका निकालिए उससे लड़ने का। भाई वो तो कर ही रहे हैं। वो तो हम भाई आज से थोड़ी ना जान रहे हैं कि बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है। 100 साल उन्होंने इंतजार किया, 90 साल अपनी सत्ता को कायम करने के लिए। तो वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। उन्हें इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करना है, वो प्रतिबद्ध हैं। आप क्या करेंगे? आपको सत्ता दी उत्तर प्रदेश में, 25 साल तक सपा और बसपा रही। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री बने। ये किसके लिए बनाया गया था? कि आप घर में बैठ करके ट्वीट करेंगे, इसके लिए बनाया गया था क्या? इसी बिल्कुल ये अखिलेश यादव को इस पर सोचना लेकर के पहुंचे थे। थोड़ा वक्त का तकाजा है। मैं एक सवाल और डॉक्टर लक्ष्मण यादव से भी मायावती की पॉलिटिक्स पर ही लेना चाहता हूं। डॉक्टर यादव, आप जैसा कि प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि खत्म हो जाएगा जो भी अलग रहेगा, आपको क्या लगता है कि एनडीए और इंडिया की इस पॉलिटिक्स में मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कहां खड़ी हुई? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का जो राजनीतिक पूरा व्यवहार रहता है वो ये है कि वो बहुत गंभीरता से और बहुत संजीदगी से निर्णय लेती हैं, वक्त लेकर के निर्णय लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बसपा इस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी, ये शायद चुनाव के बहुत करीब जाकर तय होगा। हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वो भी काफी वक्त लेकर के, सोच विचार करके और बहुत संयमित होकर के हुआ।
मुझे इसमें एक बाधा ये नजर आती है कि बसपा प्रमुख की अपनी जो राजनीतिक व्यवहार करने की जो शैली है, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आती हैं और जो संघर्ष उन्होंने किया है, इसके चलते वो ये होगा कि भाई आपको उनकी शर्तों को बहुत तवज्जो देनी होगी, बहुत अनुशासित होकर के बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं होगी। फिर भी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ये बात समझ रही होंगी कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ खड़े होना, प्रकारांतर से तो अलग बात है, खुल करके खड़े होने में फिर आपका समाज ही शायद आपके पीछे ना खड़ा हो। और यही बात सपा के वोटर हो या आरएलडी के वोटर हो या कोई भी ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि के पीछे जब कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है ना, तो समाज अगर बदल जाए और उसकी राजनीतिक दल ना बदले, उसके नेता ना बदले, तो बहुत बहुत देर तक वो समाज अपने नेता को ढोएगा। ये मुझे लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, वो धारणाएं बदल रही हैं। ट्विटर आने से फायदा ये हुआ कि हर मुद्दे पर ट्वीट हो जा रहा है, तो इसी ट्वीट करने से मुद्दों पर नेताओं को नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है, इन्होंने केवल ट्वीट किया। तो ये एक बदली हुई राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके तहत मुझे लगता है कि समाज तेजी से चाहता है। मेरा मानना यह है कि आज भी अगर आप सर्वे करें, तो चाहे वो दलित समाज के बीच सर्वे हो या ओबीसी के बीच हो, आदिवासी के बीच हो, महिलाओं के बीच अगर आप जाएं, तो एक बहुत बड़ा तबका आपको मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खफा होगा, नाराज होगा। और वो सारे नाराज वोटरों को अगर एक जगह गोलबंद करने में कामयाब हो गए, तब तो आप बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर वो नाराज खेमा बटा हुआ रहेगा, तो फिर मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ठोस राजनीतिक नेतार्थ नहीं निकलेगा। शायद मुझे इस सवाल का जवाब यही कहना नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की गूंज, उसका बज़ भी उतना ज्यादा दिखाई नहीं हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अखिलेश कुमार अभिषेक, मैं मायावती के साथ ही आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, मायावती के बारे में हम ये कह तो देते हैं कि उनका ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, वो आखिर में जाकर निर्णय लेती हैं, वो रैलियां नहीं करती हैं। उनकी पार्टी तो कभी पद यात्राएं भी नहीं करती थी, लेकिन आज आकाश आनंद उतरे हुए 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के लिए लेकर। उनकी पार्टी तो वो अपने नेताओं को कहती थी कि आप हमारे अपने समुदाय के लोगों की मदद करो, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज शायद उनकी ये नीति भी बदलती हुई दिखती है। तो आपको क्या लगता है, मायावती बदल रही है और उनका ये बदलाव 2024 के मद्देनजर उन्हें किस खेमे में ले जाएगा? नीरज, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं हो सकता है मैं इतर राय रखता हूं। मुझे लगता है कि नेताओं के मिलने से जनता एक बारगी पूरे साथ मिल जाएगी, मैं इसे नहीं मानता। नेताओं के मिलने के साथ साथ आपका संगठन मिलना चाहिए, आपके मुद्दे मिलने चाहिए। एक जो जमीन पर अगर बीजेपी के खिलाफ का कोई बज है, तो वो भी एक साथ निकलना चाहिए। जब जब इस देश में शासन बदला है, खास करके तमाम विपक्षी दल एक हुए हैं और उन्होंने सत्ता को चुनौती दी और सत्ता को बदला है, तब सिर्फ नेताओं के मिलने भर से नहीं होता है। 2019 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा कि अखिलेश और मायावती मिले, और मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल आखिर में जाके मायावती ने समर्थन का फैसला लिया था। मायावती ने समर्थन किया था उपचुनाव में, जो कि गोरखपुर का उपचुनाव था और फूलपुर का उपचुनाव था। वहां पे उन्होंने बाकायदा अपने काडर को संदेश भेजा और समर्थन दिया। उसके करीब 6-7 महीने के बाद जाकर के चुनाव हुआ, तो एक माहौल बना था। और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को एक होना है, तो विपक्ष के सिर्फ चंद लोग एक साथ बैठ जाएं, जुट जाएं और सारे उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता एक हो जाएं, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कि ये इनकी एकाएक साथ ऐसी दिखाई दे जैसा पहले कभी जब भी केंद्र में सत्ता को हटाया गया है तो वो एकता दिखाई दी है, तभी जो जनता है वो आपके साथ खड़ी होगी और तभी नेता भी खड़े होंगे। मायावती को जब तक ये नहीं लगेगा कि वो 2024 में मोदी सरकार को हटा सकती हैं, अगर उनके मिलने से या फिर सारे लोगों के मिलती हैं और तब मोदी सरकार हटेगी, तभी वो आएंगी। अगर उनको ये डाउट रहेगा कि नहीं दोबारा ये सरकार आ रही है, तब उनका फैसला कुछ और हो सकता है। इसलिए एक बात तो सही है कि इस बार वो जो फैसला लेंगी बिल्कुल आखिर में लेंगी। मुझे
मैं लक्ष्मण जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन उसमें राइडर ये है कि उनको तब ये लगना चाहिए कि हाँ, हमारे मिलने से ये सरकार हट रही है। मेरा इतना ही कहना है। तो बिल्कुल वाकई बेहद उलझी हुई परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। हम जब पिछले चुनावों के चश्मे से उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को देखने की कोशिश करते हैं तो हम हर बार पाते हैं कि हर चुनाव में परिस्थितियां इतनी अलग थी कि शायद उसके डाटा से, उसकी परिस्थितियों से हम 2024 के चुनाव का आकलन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया के बनने से पैदा हुई इन ताजा राजनीतिक परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ओबीसी वोटर किसे वोट करेगा, इस पर हमने आज चर्चा की डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रविकांत और कुमार अभिषेक के साथ। आपको मैं धन्यवाद करने से पहले अपने उस पोल का रिजल्ट भी बता दूं जो हमने YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे लोगों से पूछा था। हालांकि हम ये बता चुके हैं कि ओबीसी एक वर्ग है, वो एक कोई जाति समूह भी नहीं है, और ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां आती हैं जो अलग अलग अपनी वोट करती हैं। लेकिन फिर भी हमने जो एक सीधा सवाल पूछा था वो ये था कि यूपी का ओबीसी किसे वोट करेगा, दो विकल्प, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। तो हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले 76% लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार ये वोटर जाएगा। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रविकांत, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार।